नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं और सारी महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या बड़ा इंपैक्ट होगा। आज हम बात करेंगे गोल्ड की, और आज हम फिर से गोल्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई है और 49,348 रुपए की नई ऊंचाई को गोल्ड ने टच कर लिया है। बड़ी तेजी गोल्ड में आ गई है और इसलिए आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक नया पोल लेकर आ रहे हैं कि 49,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद अब साल के अंत तक के लिए नया टारगेट गोल्ड के लिए क्या आ रहा है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है या पहले वाला टारगेट ही है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पोल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, और हमने कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस से यह जानना चाहा है कि गोल्ड में जो अब बड़ी तेजी आई है इसके बाद साल के आखिर तक गोल्ड का भाव क्या होगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, केडिया कमोडिटी का मानना है कि आपको साल के आखिर तक 54,000, पहले 50,000 तक का लक्ष्य दिया जा रहा था, अब इसमें 4,000 की बढ़ोतरी हो गई है। 54,000 का टारगेट केडिया कमोडिटी की तरफ से साल के आखिर तक के लिए दिया जा रहा है। आनंद राठी का मानना है कि 52,500, पृथ्वी फिनमार्ट 52,000, कोटक सिक्योरिटीज 51,000। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है ईयर एंड तक के लिए गोल्ड प्राइस को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। एसएमसी कॉर्पोरेट का मानना है कि 52,000, एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 51,000, पैराडाइम का मानना है 55,000, ट्रस्ट लाइन का मानना है 53,000, रेलिगियर ब्रोकिंग 52,000 और मोतीलाल ओसवाल 53,000। इस पोल में एक बात साफ तौर पर यह समझ में आ रही है कि जब पिछली बार हमने पोल किया था तो कई सारे जो लक्ष्य थे ईयर एंड तक के लिए वो 50,000 के टारगेट थे, लेकिन अब कोई भी 50,000 की बात नहीं कर रहा है। अब देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के आउटलुक को लेकर। अब कोई भी 50,000 का टारगेट नहीं दे रहा है। सारे टारगेट जो भी हमने आपको पोल में दिखाए हैं, ये सारे के सारे टारगेट 50,000 से ऊपर के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 50,000 का लक्ष्य गोल्ड को दिखाने के लिए अब साल के अंत तक का वेट नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही आपको 50,000 का लक्ष्य दिख जाएगा। यानी ये कि गोल्ड में और बड़ी तेजी जितनी संभावना पहले जताई गई थी उसके मुकाबले है। लेकिन देखिए, अब आज का हमारा मकसद आपको बताने का यह है, गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं, दाम बढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसी में ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि जब फंडामेंटल मजबूत हो, जब गोल्ड में ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी मुकम्मल रणनीति क्या होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत बड़ी तेजी की बात की जा रही होती है और आप बाइंग कर लेते हैं हैवी क्वांटिटी में और आप फंस जाते हैं। इसीलिए चर्चा में आगे हम आपको बताएंगे कि आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी अब 49,000 के आसपास गोल्ड में बनानी क्या है, ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, आईबीजे के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ सिंघल साहब हैं जो कि योगेश सिंघल हैं, प्रेसिडेंट हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉर्पोरेट की, और साथ ही सुनील कुमार कटके हैं हेड ऑफ कमोडिटीज कोटक के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कुमार कटके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा। आप बहुत कंजर्वेटिव थे, आज आपको जोड़ने का हमारा मकसद यही है कि आपको इस बात की बहुत चिंता होती थी कि गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो बड़ा करेक्शन आ जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया, छोटा मोटा करेक्शन तो आया है। तो अब क्या लगता है आपको, 49,000 के ऊपर कोई बड़ा करेक्शन आएगा, या आपको लगता है कि अब आपका भी आउटलुक बदल गया है, अब कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है? क्या कहेंगे आप? नहीं मृत्युंजय जी, जैसे कि मैंने आपके लास्ट शो में भी ये कहा था कि दिवाली तक गोल्ड का टारगेट 52,000 हो जाएगा, और अगर आप अब ईयर एंड की बात करें तो ईयर एंड तक मेरा टारगेट 53,500 रुपए का है। जहां तक एक शार्प करेक्शन की बात है, अच्छा। तो इतने ऊंचे लेवल के ऊपर करेक्शन कभी भी आ सकता है। इसीलिए यदि कोई भी बाय करके चलता है तो उसको नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। यदि आज भी कोई ट्रेड कर रहा है तो फिलहाल फ्यूचर में $1825 के आसपास चल रहा है, तो 1785 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाकर चले, क्योंकि कभी भी अचानक से इसमें $30 से $40 का
इंट्राडे करेक्शन भी आ सकता है या अगले 3 दिनों में ये करेक्शन आ सकता है। गोल्ड के फंडामेंटल्स तो मजबूत ही हैं। जिस प्रकार से फेड का नया कंसर्न है कोरोना को लेकर, इंटरेस्ट रेट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोर होते जा रहे हैं, तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गोल्ड के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। यदि आप ईटीएफ को देखें तो जून महीने में ही 104 टन ईटीएफ में एडिशन हुआ है और ग्लोबल ईटीएफ की होल्डिंग 3621 टन हो चुकी है। हिंदुस्तान में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लोगों का बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। 3 महीने के अंदर 6.7 टन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक सेफ हेवन की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए गोल्ड का आउटलुक जब तक कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक ये बढ़ता ही रहेगा और यहाँ पे हर लेवल पे बाइंग बनते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में या फिर इंट्राडे में भले ही कुछ करेक्शन आ जाए लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है और आगे तेजी ही है गोल्ड में। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात भी ठीक है कि जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है तो एक करेक्शन की गुंजाइश तो मार्केट में होती है जो कभी भी आ सकती है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सुनील कुमार कटके जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका नजरिया गोल्ड के ऊपर क्या है, खास करके जो लोग ट्रेड करते हैं। देखिए, ट्रेडर के लिए लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल काम नहीं करते हैं। कई बार लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं लेकिन उसको देखकर किसी ने अगर गलती से बाई कर लिया और मार्केट अचानक से करेक्ट हो गया तो उनके लिए लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल काम नहीं आते हैं। तो मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं, अभी मार्केट 49,200 के ऊपर है, क्या इस लेवल पे, इस स्तर पे ट्रेडर को गोल्ड खरीदना चाहिए आज के लिए या अगले 2-3 दिनों के लिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, जैसे आपने बताया जो डे ट्रेडर है वो हाईली लिवरेज बेसिस पे काम करता है क्योंकि मार्जिन तकरीबन 3 या 4% इन्वेस्ट करके काम करता है क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे 3 to 4x का लिवरेज भी मिलता है ब्रोकिंग हाउसेस से। तो बेसिकली हम 3% इन्वेस्ट करके एक पूरा कमोडिटी खरीद रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि स्पॉट गोल्ड ऑलरेडी अभी रिसेंटली $1,800 का मार्क पार कर चुका है। तो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो टूटा है और जैसे हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल्स भी देखे, जिस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में आ रहा है, जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स की बात हो रही है जिससे करेंसी डिवैल्यू होगी, तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव तरफ ही इशारा कर रही है। बट हाँ, डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कभी भी $20-25 का करेक्शन आ सकता है, उसी वजह से इंट्राडे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। बट आज के लिए अगर एक रणनीति अगर हमें बनानी हो अगर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 49,200 के रेंज में एक बाई बन सकता है आज भी और एक 49,000 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और मुझे लगता है कि और 500 रुपए का उछाल यहाँ पे डे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो 49,700 का डे का टारगेट लेके यहाँ पे इंट्राडे में बाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी इंट्राडे के लिए। इंट्राडे ट्रेडर के लिए वंदना जी आपकी क्या राय है? बिल्कुल आज के लिए अगर कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, अभी जो ट्रेंड है वो मुझे बाय साइड का ही लग रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में एक करेक्शन पे बाय की सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगी, लेकिन इंट्राडे की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में बाय करना चाहिए 49,160 के लेवल पे। टारगेट यहाँ पे 49,360 का होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 49,060 रुपीज का। और जिस तरीके से यहाँ पे एक कह सकते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली भी है, यहाँ पे गोल्ड हो या स्टॉक मार्केट हो, और जिस तरीके से ईटीएफ में पैसे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है और भी $20 से $25 तक का इजाफा आते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी इंट्राडे के लिए। जो भी ट्रेड करें काफी सावधानी से करें। 49,700 रुपए का टारगेट है, 49,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 49,200 पर आपको बाइंग की राय दी जा रही है, 235 का भी लेवल है, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं। कई बार ये होता है कि जब हमारे एक्सपर्ट बाइंग की कॉल देते हैं तो और मान लीजिए अचानक से मार्केट करेक्ट हो गया तो कई लोग ये पूछते हैं कि सर आप तो तेजी की बात कर रहे थे, दाम तो गिर गए। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मार्केट में तेजी है, फंडामेंटल मजबूत है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब मार्केट बहुत रफ्तार में होता है तो एक करेक्शन की गुंजाइश होती है। इस संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जो आपकी बाइंग की कॉल जो आपको दी जा रही है उसमें आपको
स्टॉप लॉस भी बताया जा रहा है 49,000, इसको याद रखिए, और इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस भी लगाएं। ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं और फिर आप कहें कि आपको बहुत नुकसान हो गया। मार्केट में दोनों तरफ का रिस्क रहता है। हाँ, फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन कभी कुछ ऐसी खबरें आ जाएं, कुछ अचानक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव आ जाए, कुछ नई जानकारी आ जाए, तो उसका एक करेक्शन के तौर पर इंपैक्ट दिखता है। ठीक है, अब योगेश सिंघल साहब हमारे साथ हैं। ये तो बात हो गई कि फ्यूचर मार्केट में आपको क्या ट्रेड लेना है, लेकिन योगेश सिंघल साहब, कल इनफैक्ट हम मुंबई के ज्वेलर से बात कर रहे थे और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुंबई के ज्वेलरी बाजार में, जो कि गोल्ड का एक बड़ा मार्केट है, वहां पर क्या ट्रेंड फिजिकल बाइंग का दिख रहा है। तो लोगों का ये कहना था कि अभी फिजिकल बाइंग कम है, क्योंकि मुंबई में और भी कई तरह की पाबंदियां हैं। दिल्ली के बुलियन मार्केट का क्या हाल है, जो कि आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं, प्रेसिडेंट हैं आप ज्वेलरी एसोसिएशन के, तो क्या वहां पर, चूंकि दिल्ली में मुंबई के मुकाबले ढील ज्यादा है, तो वहां पर फिजिकल बाइंग को लेकर क्या सीन है? धन्यवाद मृत्युंजय। देखिए, दिल्ली में माहौल बिल्कुल ठीक है और हमारा कूचा महाजनी, जो कि एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में पहचाना जाता है, वहां पर मतलब इन्वेस्टर की बाइंग मेरे ख्याल में ज्यादा आ रही है। जो बुलियन है उसकी डिमांड इन्वेस्टर ज्यादा कर रहा है बनस्पत ज्वेलरी के। ज्वेलरी का भी 25% व्यापार चल रहा है, क्योंकि दुकानें भी 50% मार्केट खुल रहा है कोविड की वजह से। तो अभी इन्वेस्टर की डिमांड बराबर चल रही है, अभी भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहा है। उसको कहीं ना कहीं इसमें तेजी लगती है और सेफ्टी भी लगती है, क्योंकि जैसे रुपए की डिवैल्यूएशन हो रहा है और कहीं भी कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट उसको नजर नहीं आ रहा है। कोविड को लेकर के वो लिक्विडिटी भी चाहता है अपने हाथ में रखना और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी चाहता है करना, तो वो गोल्ड उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, गोल्ड उसको सूट भी कर रहा है। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए आगे गोल्ड का? देखिए, अभी ये 56,000 रुपए, पहले 52,000 और दूसरा टारगेट इसका 56,000 रुपए तक जा सकता है। नीचे में अगर 48,000 रुपए तक कहीं भी गिरे तो इसकी बाइंग बनती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्योंकि अभी इसमें सोने में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोगों के फोन आते हैं कि 82,000 रुपए सोना हो जाएगा, पेपर में हमने पढ़ा है। तो लोगों में एक अफरा तफरी है, इन्वेस्टर में ये भावना है कि कहीं ना कहीं हम सोने में अगर करेंगे तो हमारी डिवैल्यूएशन नहीं हो गया। अभी रुपया जिसके पास पड़ा था कोविड के अंदर मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ तो 40,000 सोने का भाव था, आज 51,000 रुपया है। तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिनके पास रुपया पड़ा था। तो वो कहीं ना कहीं इस जल्दी में है कि वो सोने में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ एक गिरावट आए। ठीक है, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने योगेश सिंघल जी कही, और इससे याद आया कि जो 80,000 के टारगेट की बात कही आपने, कुछ जगहों पर अखबारों में छपा है, और कई बार लोगों को ये लगता है कि जब गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, पहले 45 आया, फिर 48, फिर 49, तो चलो 80 लिख दो, 90 लिख दो। इसीलिए जी बिजनेस आपके लिए देखना क्यों जरूरी है। आपको एक रियलिस्टिक टारगेट यहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई हवाई बात कर दें आपके सामने, और ये बात कोई हम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हमने ब्रोकर का पोल किया है और उसमें अगर ज्यादातर ब्रोकर ये बात बोल दें कि हाँ 80,000 जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने 10 बड़े ब्रोकर से बात की, 2 ज्वेलर हमारे सामने, 2 ज्वेलरी संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं। किसी ने भी आपको 80,000, 90,000 का टारगेट नहीं दिया है। हम एक रियलिस्टिक टारगेट के साथ बात करते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं, जो लगातार हमें देख रहे हैं, साल की शुरुआत में जब हमने गोल्ड के ऊपर शो किया था, तब भी हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि गोल्ड में तेजी रहेगी और दाम 45,000, उसके बाद 50,000 तक जाएगा। देखिए, मार्केट उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। अब आपको 80,000 या 90,000 का टारगेट कोई दे दे और तो उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि भाव जाए, उसको लेकर कोई मतलब बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं मार्केट के, और इसीलिए हमारी ये कोशिश होती है कि सारी वॉइस आपके सामने लाई जाए, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो ज्वेलर हो। सबकी बात हम इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी राय बताएं, ग्राउंड की रियलिटी बताएं। तो सबने यही कहा कि 55 से 60,000 के आसपास का भाव आपको गोल्ड में आगे दिखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका और सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर की, क्योंकि सोने के साथ साथ चांदी में भी अच्छी तेजी का माहौल बना है। चांदी में सुनील कटके जी, पहले मैं ट्रेडर की बात करूंगा। अब इस हफ्ते में 2 कारोबारी सत्र बचे हैं, आज और कल। तो आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे चांदी में करंट मार्केट प्राइस के आसपास, तो क्या ट्रेड लिया जाए, क्या ट्रेड लेना चाहिए?
मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि सोने में जैसे हमने रैली देखने को मिली है हमें, मुझे लगता है कि वही सपोर्ट जो है हमें सिल्वर में भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सिल्वर को दो तरफा सपोर्ट मिल रहा है, एक बेस मेटल के भी प्राइसेस में हमें उछाल देखने को मिल रहा है और एक तरफ गोल्ड के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से इवन आज भी मार्केट में तकरीबन 350 रुपए का उछाल हमें ऑलरेडी चांदी के भाव में देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइसेस एक बार इंट्राडे ड्यूरिंग द डे 51,550 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि खरीदारी हो सकती है और 51,300 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और तकरीबन 52,000 तक का इंट्राडे में हम टारगेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कल भी 1,000 रुपए का गेन हुआ था, आज 350-400 रुपए ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में ही बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि 150-200 रुपए का एक डिप हमें जरूर देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक बाइंग बन सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये राय आपकी है चांदी के ऊपर। लेकिन अगर पोजिशनली कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो वंदना जी, चांदी में सिल्वर में 51,800 के आसपास का भाव है चांदी का, क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, आज बिल्कुल सुनील जी से मेरा टारगेट मिलता जुलता है। यहाँ पे पोजिशनली भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मिलेगा। जितनी बाइंग आई है यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा करेक्शन इंट्राडे मिलेगा। यहाँ पे 51,500-550 के करीब यहाँ बाइंग कर सकते हैं। 52,000 का यहाँ पे टारगेट रखे और स्टॉप लॉस जो है वो करीब मुझे लग रहा है कि 51,250 रुपए तक का लगा के यहाँ पे चलना चाहिए। और यहाँ पे लग रहा है कि तेजी से ये मूव आएगी और कल का जो कैंडल बना है उसने काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट किया है यहाँ पे भी सिल्वर का। और रही बात फिजिकल की, तो गोल्ड कॉइन्स की इतनी ज्यादा वो खरीदारी नहीं बढ़ी है जितनी की यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स की बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट डिमांड फिजिकल में भी थोड़ा सा इंप्रूव होकर यहाँ पे चांदी में आ रही है और बेस मेटल में भी तेजी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो 52,000 का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सिल्वर की। अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट पूरी तरह से दायरे में फंस चुका है और ब्रेंट क्रूड का भाव $43 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड का भाव $41 के नीचे है और MCX पर भाव 3,065 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड में हो क्या रहा है? क्रूड में हो ये रहा है कि कुछ खबरें आती हैं बीच बीच में तेजी की, लेकिन उन खबरों के दम पर क्रूड का मार्केट बहुत लंबे समय तक तेजी के मूड में नहीं रह पाता है या उसकी तेजी टिक नहीं पाती है। इसके पीछे वजह यह है कि ग्लोबली क्रूड की डिमांड को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। और अमेरिका में, अब देखिए, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। अमेरिका में खबर यह आई कि पिछले हफ्ते गैसोलीन का स्टॉक 48 लाख बैरल घटा, जबकि मार्केट का अनुमान यह नहीं था कि इतना घट जाएगा। उसके बाद भी तेजी इसलिए नहीं आ पा रही है कि जिन जिन इलाकों में अमेरिका में गैसोलीन की डिमांड ज्यादा है उन इलाकों में फिर से लॉकडाउन इंपोज किया गया है, लिहाजा वहां पर डिमांड कम हो गई और इसीलिए स्टॉक घटने का कोई फायदा क्रूड कीमतों को मिल नहीं पाया। तो ऐसे में सुनील कटके जी, क्या किया जाए? क्रूड में अभी शॉर्ट में रहना ही ठीक है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड एक दायरे में फंसा हुआ है। जैसे आपने सही बताया कि WTI तकरीबन 40 से लेके $42 के रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है और ब्रेंट मुझे लगता है $42 से $45 के रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और MCX पे मुझे लग रहा है कि लास्ट एक हफ्ते से हमने देखा है कि तकरीबन 3,000 और 3,100 के दायरे में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जैसे कल की इन्वेंट्री डेटा के हिसाब से तो 5.65 मिलियन बैरल सरप्लस में हमें क्रूड देखने को मिला था, बट उसका इंपैक्ट हमें क्रूड के प्राइसेस में गिरावट में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जैसे आपने बताया गैसोलीन के स्टॉक में एक सडन ड्रॉप डाउन देखने को मिला यूएस में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से धीरे धीरे स्टिमुलस पैकेज बढ़ाने की बात हो रही है और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की जो आशंका है ग्लोबल लेवल पे, उस पर अगर हम नजर डालें तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा अप ट्रेंड हमें जरूर देखने को मिल सकता है और $2 या $3 तक का। तो डे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि एक बार 3,140 तक का रेट हमको M6 के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो इसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि 3,065 के रेंज में हाजिर के भाव में एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं डे पर्सपेक्टिव में, और 3,010 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और मुझे लगता है 3,140 तक का भाव हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है क्रूड पर। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का मार्केट काफी वोलेटाइल है, पिछले कुछ दिनों से तेजी भी हमने देखी है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में आज के लिए कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा वंदना जी, या अवॉइड करें अभी?
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक ये 138.6 के करीब है। 139 से ऊपर है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 143 या 144 का हो सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए क्रिएट करना होगा 136.5 का। और निचले स्तर से हेज फंड्स ने बाइंग की थी जिसकी वजह से एक सपोर्ट यहाँ पे आते हुए हम लोगों ने देखा है नेचुरल गैस प्राइसेस में। और मुझे लग रहा है कि एक दायरा यहाँ पे मृत्युंजय जी हो सकता है। नीचे में हम कह सकते हैं 130, ऊपर में 145-46, इस बीच में ये कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल मूव कर सकती है। तो 139 के ऊपर ही भी यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी मैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पर। फटाफट सुनील जी, मेटल में आपकी टॉप पिक आज के लिए। जी, मुझे लगता है मृत्युंजय जी, कॉपर में जिस हिसाब से रैली देखने को मिली है लास्ट एक हफ्ते में, मुझे लगता है कि आज भी वो बरकरार रह सकता है, क्योंकि चिली के माइंस में जो डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला है सप्लाई में, और इवन जो चाइना से जो डिमांड में बढ़ोतरी की जो हम आशंका जता रहे हैं, और ग्लोबल लेवल पे स्टिमुलस मेजर्स और बढ़ाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में कॉपर एक बेस्ट पिक माना जा सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि 484.5 के रेंज में एक बाई इनिशिएट किया जा सकता है डे पर्सपेक्टिव से, और इंटरडे में मुझे लगता है कि 488 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। 482 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं कॉपर में। ठीक है, ओके जी जी। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं यहाँ पे गोल्ड में बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में बाइंग आ सकती है। 49,160 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 49,360 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 49,060 रुपीज का। आपकी कॉल सुनील जी। जी, मुझे लगता है कि कॉपर में 484.50 में बाइंग किया जा सकता है, और 488 का टारगेट मेंटेन करके चलें, और एक स्टॉप लॉस 482 का लगा के रखें। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। निकल में यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए मृत्युंजय जी। 1017 पे बाय करना चाहिए। 1025 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1014 रुपए का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।